स्वामी जी, मैं समाज में हास्य ध्यान कराता हूँ और अभी कुछ विचारकों के विचार पढ़े जो नकली हंसी के विपक्ष में जाते हैं। लाफ्टर, हास्य ध्यान नकली हंसी से शुरू होकर असली हंसी पर आता है और विचारकों का कहना है कि नकली हंसी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि आप मेडिकल डॉक्टर भी हैं और एक लंबे समय से मेडिटेशन से जुड़े हैं, लंबा जीवन का अनुभव है, तो मैं जानना चाहूँगा हास्य ध्यान के क्या निगेटिव प्रभाव भी हैं और निगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव दोनों मैं जानना चाहूँगा। धन्यवाद। गौर से समझिएगा, जो भी चीज़ हम फिजिकल या मेंटल करते हैं, हमारे भीतर इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता। हमारा मस्तिष्क दोनों एक सा लेता है। आप सपने में कुछ देख रहे हैं अथवा वास्तविक दृश्य है, दोनों के परिणाम एक से आएंगे। समझो आपने सपने में देखा कि एक शेर आपके पीछे दौड़ रहा है, आप जंगल में हैं कहीं और सामने एक खाई है, अब आगे दौड़ भी नहीं सकते और शेर बिल्कुल पीछे आ गया। उसकी सांसों की गर्म हवा आपकी पीठ पे लग रही है और घबराहट में चीख निकल गई और चीख की वजह से आपकी नींद खुल गई और पता चला कोई शेर वेर नहीं था, शेरनी है आपकी पत्नी ही उसी की गर्म सांस लग रही थी। लेकिन यह सब जानने के पश्चात भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, वापस नॉर्मल में आने में 8-10 मिनट लगेंगे, आपकी सांस की गति उखड़ गई, अराजक हो गई, अभी 4-6 मिनट लगेंगे उसको वापस नॉर्मल रिदम में आने में, क्योंकि भीतर जो हार्मोन्स छूट गए हैं, सांस की गति को बढ़ाने वाले, हृदय गति को बढ़ाने वाले, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले, वो तो केमिकल्स हैं, उनका वापस डिसइंटीग्रेशन होने में वक्त लगेगा। आपकी नींद खुल गई, आप जान गए कि बिल्कुल झूठी दृश्यावली थी यह, लेकिन केमिकल जो निकले हैं वो तो सत्य हैं, वो तो झूठ नहीं है। इस उदाहरण से आप समझिएगा, हम कोई चीज़ अगर एक्टिंग से भी शुरू करते हैं, नकली, हमको पता है हम ही खुद ही अभिनय कर रहे हैं, लेकिन वह चीज़ हमारे भीतर भी प्रवेश कर जाती है और हमारे मन और हृदय को आच्छादित कर लेती है। आप कभी कोशिश करके देखना, एकांत कमरे में कोई नहीं है, खिड़की दरवाजे बंद करके आप क्रोधित होना शुरू होना, कल्पना में किसी शत्रु का स्मरण करके 4-5 मिनट के अंदर आप पाएंगे कि अब एक्चुअल गुस्सा आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में टीचर था, वहाँ एकमात्र सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान वही था मैट्रिक फेल, लेकिन उस गांव का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो लोगों को बड़ी उसके ऊपर भरोसा था। एक दिन एक महिला आई और उसने कहा कि गुरुजी, मेरा लड़का बहुत शैतानी करता है, मानता ही नहीं, कोई बात नहीं सुनता, जो कहो उसका ठीक उल्टा करता है, उल्टी खोपड़ी। आपका बड़ा सम्मान करता है, आप थोड़ा उसको डांट दीजिए, क्योंकि सामान्य भाषा तो वो समझते ही नहीं है, वो घर वालों की तो सुनता ही नहीं है, लेकिन आप अगर डांट के कुछ कहेंगे तो वो निश्चित रूप से मानेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। तो समझा बुझा के गई कि आपको क्या क्या कहना है, गुस्से में कहना है, ज़ोर से कहना है। फिर वो लड़के को लेने घर चली गई। इस बीच में नसरुद्दीन ने प्रैक्टिस की अकेले में ही कि वो लड़का लेके आएगी तो किस प्रकार से उसको डांटूंगा। उसकी माँ ने जो जो बातें बताई हैं उसको कहने का अभ्यास किया, थोड़ी ज़ोर से आवाज़ निकाली, गुस्से में आवाज़ निकाली कि लड़का डर जाए और उसकी बात माने। जब वो महिला लड़के को लेके आई, इस बीच में नसरुद्दीन 3-4 बार रिहर्सल कर चुका था। उसके लड़के के आते से नसरुद्दीन एकदम टूट पड़ा उस पर और इतने गुस्से में आ गया, इतने गुस्से में आ गया कि लगा उसको उठा के ही फेंक देगा। उसकी माँ को बचाना पड़ा अपने बेटे को कि गुरुजी यह क्या कर रहे हैं आप। नसरुद्दीन का मेरे वश के बाहर है, अब तो इस दुष्ट को ठिकाने लगा के रहूँगा।
वो महिला चिल्लाई, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया, तब 3-4 लोगों ने मिलकर उस लड़के को बचाया। नसरुद्दीन का मैं तो आज इसकी गर्दन दबा दूंगा। बामुश्किल नसरुद्दीन को काबू में लाया गया, 4 लोग पकड़ के उसको बैठे रहे। 10-15 मिनट बाद उसकी सांस थमी, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी, खून उतर आया था गुस्से में। जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, उससे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? थोड़ा सा डराने धमकाने के लिए कहा था, आप तो बिल्कुल बच्चे की जान ही ले लोगे क्या? नसरुद्दीन कहा कि शुरुआत तो मैंने वहीं से की थी कि थोड़ा सा डरा धमका दूं, लेकिन फिर मेरे वश के बाहर हो गई चीजें, और अच्छा हुआ आप लोगों ने आके मुझे पकड़ा, संभाला, वरना आज कुछ अनहोनी हो जाती। काम वासना आप केवल इमेजिन करिए और 5-7 मिनट में आप उस जगह पहुंच जाएंगे। आपको भली भांति पता है बिल्कुल झूठ कल्पना कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही वह कल्पना है। उसके बाद उसका शारीरिक प्रभाव शुरू हो गया, भीतर के रासायनिक परिवर्तन होने लगे, और एक लिमिट के बाद फिर आपके वश में वह नहीं है। एक सीमा आ जाती, उसके बाद फिर आपके वश में नहीं है। तो भांति भांति के उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि हमारी मनोदशाएं, हमारी भावदशाएं बदल जाती हैं। हम ऊपर से ही व्यवहार करें, अभिनय स्वरूप करें, और वैसा भीतर होने लगता है। फिल्मों में काम करने वाले, टेलीविजन में काम करने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों को यह बात खूब अच्छे से पता है कि जब तक वे एक्टिंग कर रहे हैं जानबूझकर, तब तक वह सीन अच्छा नहीं बनता। डायरेक्टर फिर कहेगा रीटेक रीटेक, अभी मज़ा नहीं आया। फिर एक समय आता है ऐसा कि जब वास्तव में उसी भाव दशा में आके वो कुछ कहते हैं या अभिनय करते हैं, और तब वह डायरेक्टर को पसंद आता है कि ये बिल्कुल ठीक, एकदम रियलिटी इसमें आ गई। आरंभ में झूठ था, वास्तव में वह सच लगने लगा। तो नकली हंसी सिर्फ नकली हंसी ही नहीं है। हमारे भीतर हंसी का जो केंद्र है मस्तिष्क में, वह प्रभावित होता है। वहां से वह रसायन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकलने लगती हैं जो सामान्य हंसी में निकलती हैं, और धीरे धीरे हम पाते हैं कि वो जो हमने नकली हंसी शुरू की थी, उसका असली रूप आ गया। अगर वह नहीं आया तो ये नकली हंसी काम नहीं करेगी। जो डिजायर्ड इफेक्ट है, जिसे हम चाह रहे थे कि हो, जो ध्यान में ले जाने में सहयोगी होगा, वो तभी होगा जब आपकी नकली हंसी असली हंसी में कन्वर्ट हो जाए। ये हो सकता है कि सब लोग, 50 लोगों का ग्रुप कर रहा है तो सभी लोग ऐसा ना कर पाए, ये संभव है। हो सकता है 2/3 लोग, लगभग 66-67% लोग कर पाए, 33% लोग हो सकता है चूक जाएं। वो नकली हंसी ही हंसते रहें और उससे कुछ उनको लाभ नहीं होगा, क्योंकि भीतर उस हंसी ने उनको पकड़ा नहीं, ऊपर ऊपर से अभिनय कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो उसमें नहीं डूब पाएंगे, वे झूठी हंसी हंसते हंसते थक जाएंगे, उनको कोई भी मजा उसमें नहीं आ रहा। कहाँ की कवायद, फिजूल की कवायद, उनको रस नहीं आएगा, उनको मजा नहीं आएगा, और ध्यान में भी उनकी इसलिए गति नहीं हो पाएगी। लेकिन करीब करीब 2/3 लोग हैं ऐसे जो ऊपर से एक्टिंग शुरू करते हैं, तो वह एक्टिंग जल्दी ही उनकी फीलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तब वह बात बन जाएगी जो हम चाह रहे थे। जब हमारे भीतर से वास्तविक हंसी आती है तो हंसते समय विचार नहीं चल सकते। आप गौर कीजिएगा, कोई मित्र चुटकुला सुना रहा है तो एक सीरियस कहानी चल रही है, और फिर अचानक एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स।
इसके पहले जो कहानी चल रही थी वो लॉजिकल थी, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। फिर अचानक एक बिंदु आता है जहाँ कुछ ऐसा हुआ जो हमारी कल्पना के बाहर था, और उस समय हमारा मन अब विचार नहीं कर पाता, क्योंकि विचार एक श्रृंखला में, तर्क की श्रृंखला में चलता है। अब कुछ ऐसी घटना घट गई जो तर्क के बाहर थी, विचार के बाहर थी, अनुमान के बाहर थी, तो मन एकदम चुप हो जाएगा, अवाक कि ये क्या हुआ। और उसी समय हमें हंसी फूटती है उस निर्विचार अवस्था में। और निश्चित रूप से उस समय हम जागे हुए हैं, अत्यंत सजग हैं, संवेदनशील हैं, चुटकुले को हम बड़े लगन से सुन रहे थे। हंसने में हम विश्रामपूर्ण भी हैं, रिलैक्स्ड हैं। देखिए, जो जो शर्तें हैं ध्यानपूर्ण होने की, वो अपने आप एक छोटे से चुटकुले में पूरी हो रही हैं। हम सजग हैं, विश्रामपूर्ण हैं और निर्विचार हो गए कुछ क्षण के लिए। ध्यान की एक छोटी सी झलक मिल जाएगी। रोज रात को हम बैठते हैं, गीत संगीत की महफिल जमती है, चुटकुले होते हैं, वह भी ध्यान की एक प्रक्रिया है। अनजाने में आपको सीधा सीधा नहीं पता, जब सीधा सीधा पता होता है तो आप टेंशन में आ जाते हो, कोई बड़ा गंभीर महान कार्य कर रहे हो। गीत गाते हुए आप रिलैक्स हो। और कुछ लोग तो गीत भी ऐसा गाते हैं कि उसको सुन के हंसी ही आती है, अनएक्सपेक्टेड, न सुर न ताल, शब्द भी बदल देते हैं, तो वो भी चुटकुले के काम करता है। इसलिए मैं उन लोगों को भी खूब अच्छे से सुनता हूं। एक पर्पस तो पूरा हो ही गया। तो हास्य का बहुत सुंदर उपयोग है ध्यान में। आश्चर्य की बात है, हजारों साल से हमारे देश में ध्यान की दिशा में लाखों लाखों लोग गए। यह बात केवल ओशो ने खोजी कि हास्य का उपयोग ध्यान में किया जा सकता है। हजारों साल से कितने ध्यानी हुए, सब अत्यंत गंभीर, सामान्य आदमी से भी ज्यादा गंभीर, कोई बड़ा भारी तनाव का काम कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा पहाड़ लेके चल रहे हैं। धार्मिक क्या हो गए, सामान्य आदमी से भी ज्यादा दुखियारे हो जाते हैं। ओशो ने एक बिल्कुल नई बात खोजी जो कभी किसी ने नहीं खोजी थी, और अद्भुत यह रहस्य जो कि बिल्कुल अब हमें आसान लगता है, ओशो ने बता दिया तो, वरना हमारी कल्पना के बाहर था। चुटकुले का उपयोग, मुल्ला नसरुद्दीन का उपयोग, सरदार गुलदयाल सिंह का उपयोग ओशो ने जिस प्रकार से किया है वह अद्भुत है। अनजाने में, बिना हमारे प्रयास के, क्योंकि ध्यान जब हम करते हैं तो हम प्रयास करते हैं, प्रयास करने में कर्ता भाव आ जाता है, ईगो, मैं कुछ कर रहा हूं। जब हम चुटकुला सुन रहे हैं तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, एक कहानी सुन रहा हूं, तो हम छोटे बच्चे की तरह बाल सुलभ हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। और अचानक जब वो टर्निंग पॉइंट आता है हंसी का, और हमारे भीतर से अट्टहास निकलता है, उस समय निर्विचार की अवस्था बन जाती है। कुछ क्षणों के लिए हम निर्विचार जागरूकता में, एक प्रसन्न भावदशा में, एक विश्राम पूर्ण भावदशा में होते हैं। हंसी के बाद गहरा रिलैक्सेशन अपने आप आता है। एक प्रकार से हम निर्भर हो गए, बोझ उतर गया सिर से। अतीत और भविष्य दोनों विदा हो जाते हैं हंसने के क्षण में। जब आप कोई लतीफ़ा पढ़ के या सुन के हंसे, ना कहीं अतीत का कोई नामो निशान बसता उसमें, न भविष्य की कोई योजना कल्पना बसती, आप बिल्कुल निष्काम भावदशा में होते हैं। अतीत की स्मृतियों से छुटकारा, कुछ क्षणों के लिए आप बिल्कुल वर्तमान के क्षण में हैं, हंसते हुए। ओशो ने इस टेक्निक का खूब खूब यूज किया। अन्य धार्मिक लोग कभी कभार जो आश्रम में आ जाते थे,
वो परेशान होते थे, ये कैसा आध्यात्मिक प्रवचन, ये बीच बीच में नसरुद्दीन कहाँ से आ जाता, और सेठ चंदूलाल और सरदार विचित्र सिंह और डब्बू जी। हम लाख प्रयास करके ध्यान का जो नहीं पा सकते, वो क्षण भर में हास्य ध्यान से उपलब्ध हो सकता है। बेहतर उसको ध्यान भी नाम नहीं दो, नहीं तो फिर ध्यान के साथ फिर वो पुरानी गंभीर धारणा आ जाएगी। जब आप आगे से करवाओ ना तो लाफिंग मेडिटेशन मत कहना, वो मेडिटेशन शब्द से बहुत हमारा एसोसिएशन है कि पता नहीं कौन से ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, एकांत में गुफा में बैठे रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, तब जाके ध्यान होता है। उसका नाम ही नहीं लेना। इनडायरेक्ट वे में ध्यान कहने की ज़रूरत ही नहीं। एक माहौल क्रिएट करिए जिसमें हंसी आए, है ना, और आँख खोल के जब करते हैं तो एक दूसरे को देख के भी, और दूसरे को हंसते देख के हमारे भीतर भी हंसी आती है। जैसा दूसरे को रोते देख कर हमें रोना आने लगता है। 4 लोग उदास बैठे, उनके बीच में आप पहुंच गए, आप भले चंगे थे, मगर 4 लोगों की उदासी आपको घेर लेगी, आप भी उदास हो जाएंगे। इसका उल्टा भी सच है। 4 मित्र बैठे हंसी मजाक कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, गीत गा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, आप वहाँ से निकले, आप भी बैठ गए, 2-3 मिनट के अंदर आप भूल जाएंगे कि आप किस मनोदशा में यहाँ आए थे, आप भी बदल जाएंगे। तो बाहर की चीज भीतर प्रवेश करती हैं, फिर क्यों ना हम इसका उपयोग करें। इनडायरेक्ट वे में परोक्ष उपाय करें, और तब आप पाएंगे खूब गहरी सफलता इसमें मिलने लगी। तो आप जो सवाल पूछे हैं कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नकली हंसी रहती है, उससे क्या होगा, वो 33% वाले हैं जो मैंने कहा, जिनकी नकली हंसी रहेगी, उनको कुछ नहीं होगा। 66% को काफ़ी कुछ हो सकेगा। तो वो जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं अपने ज्ञान से, उनको कुछ नहीं होता। 66% लोग भावतल पर आ जाते हैं, 33% लोग नहीं आ पाते, वो बिल्कुल बुद्धि में, मस्तिष्क में अटके हुए हैं, वहां से वो नीचे उतरते ही नहीं। तो जैसे जैसे हम महानगरों में जाते हैं, सब सुसंस्कृत आदमी, बहुत पढ़े लिखे, उनके साथ मुश्किल है। उनको तो चुटकुले पे भी हंसी आ जाए ये भी मुश्किल है, वो इतने पढ़े लिखे हैं। वो बच्चे जैसे सरल नहीं हो सकते, वो गीत नहीं गा सकते, वो हंस नहीं सकते, कहेंगे ये क्या बचकानापन है। जेंटलमैन, अंग्रेज जेंटलमैन होते ना, कभी अट्टहास नहीं करते जेंटलमैन, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी सी स्माइल आधा इंच की बस, वो भी बिल्कुल औपचारिक कि क्या करो ये सज्जन चुटकुला सुना रहे हैं तो आउट ऑफ मैनर्स थोड़ा सा मुस्कुराना पड़ेगा। वो केवल अपने ओंठों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई हंसी वंसी उनको नहीं आती। वो अंग्रेज जेंटलमैन, वो जोर से कैसे हंस सकता है, असभ्यता हो जाएगी, संस्कृति का अपमान हो जाएगा। तो दुनिया में ऐसे लोग हैं, उनकी चिंता छोड़ें। लेकिन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, कम से कम 33% के बारे में सही कह रहे हैं। जो 66% लोग हैं उनके लिए बड़े काम की चीज़ हो सकती है, उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। और यही बात आप अन्य ध्यान विधियों के बारे में समझना, क्यों संतों ने इतनी सारी ध्यान विधियाँ बनाई, ओशो ने और सैकड़ों बनाई, सभी टेक्निक सभी के काम की नहीं है। कुछ लोग बॉडी ओरिएंटेड हैं, देह केंद्रित हैं, उनके लिए कुछ कर्म वाली चीज़, कोई क्रिया वाली टेक्निक काम आएगी। कुछ लोग भाव प्रधान हैं, हृदय केंद्रित हैं, उनके लिए कोई दूसरी विधियां काम आएंगी। कुछ लोग बुद्धि केंद्रित हैं, विचार केंद्रित हैं, उनके लिए कोई अलग टेक्निक काम आएगी। यहाँ 6 दिन में हम भांति भांति के प्रयोग करते हैं, क्यों? अगर एक ही टेक्निक सबके काम आ जाती तो आपको पहले ही सेशन में हम बता देते और कहते कि भाई साहब अब जाओ, हमारा और आपका समय खराब न करो, दिस इज द मास्टर की। नहीं, मास्टर की जैसी कोई चीज़ नहीं है।
हमें प्रयोगों से गुजरना होगा, ट्रायल एंड एरर से गुजरना होगा, और तब हमको मिलेगी अपने लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। और याद रखिएगा, जो विधियों का वर्णन शास्त्रों में, ग्रंथों में है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही आपके लिए काम पड़ जाए। हो सकता है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने पर वो विधि बहुत कारगर हो जाए। तो जैसा हमने सिखाया है उसको आप एकदम से लकीर के फकीर बन के मत पकड़ लेना। आप थोड़ा सा देखना, क्या इसमें कोई भीतर से ऐसी प्रेरणा आती है कि इसमें कोई छुटपुट चेंज करके देखें। आप 2-4 चीज़ें चेंज करके देखेंगे और मुझे पक्का पता है आपको एक ऐसी चीज़ हाथ लगेगी जो एकदम मैजिकल इफेक्ट, चमत्कारी प्रभाव डालेगी। तो सभी विधियों के बारे में भी इस बात को समझना, सब विधियां सबके लिए नहीं हैं। अपनी खोजबीन हमें स्वयं करनी होगी, और हो सकता है उसमें भी थोड़ी सी चेंज हमें करनी पड़े। जैसे आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, आजकल एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, पता नहीं कितने साइज के आने लगे। अब आप अपने हिसाब से जो आपके निकटतम वाला है, आपने वो वाला साइज का ले लिया। अभी जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली आपको फिट हो जाएगा, हो सकता है हो जाए, हो सकता है पैंट थोड़ा 2 इंच ज़्यादा लंबा था तो आपको कटवाना पड़े, थोड़ा सा अल्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब आपके बिल्कुल सही नाप का हो जाएगा। तो इसी प्रकार की बुद्धिमत्ता हमें अपनानी चाहिए ध्यान विधियों के बारे में। थोड़ी सी बदलाहट बहुत बड़ी बदलाहट बन जाएगी, और इसमें आपकी विवेक बुद्धि जागृत होगी। आप अंधे की भांति किसी चीज को नहीं पकड़िए, अपने विवेक से थोड़ा खोजबीन करिए और एक बहुत अच्छी टेक्निक आपको मिल जाएगी। तो लाफिंग मेडिटेशन के बारे में आपने जो 2 उल्लेख किए, दोनों सही हैं। मुसीबत यह है कि अस्तित्व में हर चीज के प्रमाण अगर आप पक्ष में जुटाना चाहो तो आपको वो वाले एविडेंस कलेक्ट कर लो, उनकी डाटा बना लो। अगर आप विपक्ष में जुटाना चाहो तो उसके भी बहुत सबूत मौजूद हैं, आप केवल वही इकट्ठे करो। ये अस्तित्व बड़ा अद्भुत है। आप चाहो तो फूल चुन लो, वो खूबसूरत माला बना लो, गुलदस्ता बना लो, और आपकी मर्जी कांटे निकाल लो, वो कहोगे सब कांटे ही कांटे हैं। यह भी तथ्य है, वह भी तथ्य है। हमारी साधारण धारणा है कि 2 बातों में से कोई एक ही सच हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें तथ्य हैं, फूल भी तथ्य हैं, कांटे भी तथ्य हैं। हंसने के जो पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं आप इंटरनेट पर खोजेंगे। आजकल चैट जीपीटी और भी अच्छा उपाय है, नेट से भी ज़्यादा सरल। आप उसमें खोज लीजिए, 1 सेकंड के अंदर आपको पॉजिटिव प्रमाण मिल जाएंगे, है ना। जो हम जोर से हंसते हैं, इमीडिएटली हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इमीडिएटली। लेकिन बाद में हमारा ब्लड प्रेशर जितना था पहले उससे भी थोड़ा कम हो जाता है। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, करते हुए हमारा ब्लड प्रेशर, पल्स रेट ये सब बढ़ेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका ये होगा कि हमारी पल्स रेट और ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन होंगे। तो एक इमीडिएट इफेक्ट है, एक थोड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। इमीडिएटली तो हम कुछ भी करेंगे तो हमारा शरीर उस एक्शन में बीपी को बढ़ाएगा, वो ज़रूरी है, पल्स रेट बढ़ जाएगी। जिनको नेगेटिव चीज़ें इकट्ठी करनी वो उस समय का रिकॉर्ड बना लेंगे। वो कहेंगे देखा, ये आदमी और हंसता तो खून की नसें फट जाती सिर में, ब्रेन हीमोरेज हो जाता, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। मगर आज तक हमने सुना नहीं है कि चुटकुला सुनते हुए किसी को ब्रेन हीमोरेज हुई हो। लेकिन अगर आपको नेगेटिव डाटा कलेक्ट करनी है तो उसके भी प्रमाण मिल जाएंगे, और आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी है उसके भी प्रमाण मिल जाएंगे। ये दुनिया बड़ी अद्भुत है और हमें खूब सतर्क रहना चाहिए। हमको क्या चाहिए? मान लो आप चैट जीपीटी से पूछो कि हंसने के क्या फायदे हैं, तो 10 फायदे आ जाएंगे।
आप उल्टा सवाल पूछो कि हंसने से क्या क्या हानि होती हैं, उसका भी उत्तर आ जाएगा। समझदारी इसमें है कि जो लाभ लिया जा सके हम वो ले लें, जो दिया जा सके लाभ वह दे दें। और यदि हम हंसने के बाद तुरंत आधा मिनट या 1 मिनट के साइलेंस में चले जाएं आंख बंद करके, तो मामला और अच्छा हो जाएगा। वो कुछ सेकंड की जो निर्विचार दशा थी वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी। हो सकता है 10 सेकंड 15 सेकंड चली जाए। तो इसका प्रयोग कीजिए, अद्भुत प्रयोग है। बजाय नकली हंसी के कहने के सिचुएशन क्रिएट करिए, चाहे जोक्स के माध्यम से या ऑडियो विजुअल कुछ हंसी की कहानी से, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि उसमें फिर ये ख्याल नहीं आता कि हम नकली हंसी हंस रहे हैं। हमने एक कॉमेडी का सीन देखा तो जो हंसी आई वो अपने आप आई, सहज रूप से आई, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस प्रकार का कुछ आप कलेक्शन कर लीजिए, छोटे छोटे आधा मिनट 1 मिनट 2 मिनट के वीडियोस, जिनको देख के हंसी आएगी ही आएगी। और उसके तुरंत बाद आधा मिनट का साइलेंस आंख बंद करके, तब आप पाएंगे खूब गहरे ध्यान में लोग चले गए। और ध्यान का नाम ही मत लीजिए, लोग बड़े अजीब हैं, ये कहते जरूर हैं हमें शांति चाहिए, आनंद चाहिए, फिर वास्तव में ऐसा है नहीं। ध्यान के नाम से ईसाई चिढ़ते हैं, ध्यान के नाम से इस्लाम वाले चिढ़ते हैं, ध्यान के नाम से यहूदी चिढ़ते हैं, क्योंकि उनके धर्म में, शास्त्रों में, ग्रंथों में ध्यान का कहीं नाम ही नहीं है। वे सब प्रार्थनावादी धर्म है। वो कल्पना करते हैं कोई ईश्वर है जिसने दुनिया बनाई, जो दुनिया को चला रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इतनी कर सकते हैं कि उससे प्रार्थना कर सकते हैं, बस। ध्यान जैसी चीज केवल पूरब में खोजी गई है, और पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से धीरे धीरे पूरब की संस्कृति धूमिल और फीकी पड़ गई। कहने को हम जरूर पूरब में रह रहे हैं, हमारी बुद्धि भी क्रिश्चियनिटी से प्रभावित है। चाहे हमने औपचारिक रूप से ईसाई धर्म नहीं अपनाया है, पर हमारी बुद्धि ईसाई पैटर्न की हो गई है। बंगाल में हमारे एक मित्र ने कलकत्ता में एक स्कूल चलाते हैं, वो ध्यान सिखाते हैं स्कूल में। बहुत विरोध हुआ, मुसलमान लोग अपने बच्चों को वहाँ से निकलवा के ले गए कि दूसरे के स्कूल में डालेंगे, आप इनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। उन्होंने खूब समझाया कि हम धर्म की कोई बात कर ही नहीं रहे, ध्यान तो शांत होना, सजग होना है। अब कोई व्यक्ति अपनी सांस को देख रहा है, इसमें कौन सा धर्म भ्रष्ट हो गया? मगर मुसलमान तो मुसलमान, वो कहाँ सुनने वाले। ईसाइयों ने अपने बच्चों को निकाल लिया, कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएंगे। ऐसा लग रहा है आप इनको बौद्ध धर्म सिखा रहे हैं। सांस के प्रति सजग होने का लेबल लग गया, ठप्पा लग गया, ट्रेडमार्क का, बुद्धिस्ट विपश्यना। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। आपकी सांस है, आप सजग हो रहे हो, गौतम बुद्ध का इससे क्या लेना देना? लेकिन लोग हैं ऐसे मूर्खतापूर्ण। जब आप पब्लिक में जाएं, ध्यान का नाम ही मत लीजिए, धर्म का कहीं नाम ही ना आए। परोक्ष ढंग से हम ओशो का संदेश खूब अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम धर्म का, ध्यान का नाम बीच में लाते हैं, बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है उस व्यक्ति की तरफ से कि मैं तो फलाने धर्म का हूँ, मैं तो उसका अनुयायी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और फिर वो हमारी बात सुनता ही नहीं, बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है।
जब आप पब्लिक में जा रहे हैं तो थोड़ा इस प्रकार से जाइए, फिर आप और भी सुंदर परिणाम ला सकेंगे। हाँ, बाद में कोई पूछे कि आपने कहाँ से सीखा, तब आप बता सकते हैं कि ओशो का योगदान है।